2021 21 लाविदी 110 क्वेश्चन। तो पहले पढ़ेंगे कौन भारत का संविधान। क्वेश्चन है भारत का संविधान हथकड़ी लगने के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित मामला है। तो उत्तर है PM शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन। और दूसरा है भारत संविधान कैसा अनुच्छेद के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो उत्तर है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द अंततः स्थापित किए गए। तो उत्तर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 21A की 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित उत्पन्न करेगा अंतर स्थापित किया गया। तो उत्तर है 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या। उत्तर है 6। पहला क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका होती है। तो उत्तर है भारत के किसी भी अधिनियम के अध्याधीन नहीं होती, मतलब संविधान सर्वोपरि के अलावा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट संबंधित है। तो उत्तर है शालीनता और नैतिकता से, डेसेंटिसिटी और मोरलिटी। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है। तो उत्तर है परमादेश लोक सेवक को जारी। अगला है भारत का संविधान निवारण निरोध का किस विषय सूची में उल्लेख है। तो उत्तर है समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब दोनों यूज कर सकते हैं। तो समवर्ती सूची। तो कॉन्करेंट लिस्ट। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान आधार बिल लागू होने के दायरे से संबंधित मामले असहमतिपूर्ण निर्णय किसके द्वारा किया गया। तो उत्तर है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। मतलब आधार बिल के लागू होने के दायरे में असहमतिपूर्ण निर्णय किसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा आदेश लिखित कथन मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित। उत्तर है आदेश 8 ऑर्डर 8। क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रयुक्त शब्दावली वादार्थ संरक्षक से अभिप्रेत है। तो उत्तर है न्यायालय द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति जो आवश्यक की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्की को परिभाषित किया गया। तो उत्तर है धारा 2(2) में। अगला क्वेश्चन वैकल्पिक समाधान के किसी एक तरीके के लिए विकल्प देने के लिए न्यायालय का निर्देश उपलब्ध है। तो उत्तर है व्यवहार आदेश 10 नियम 1 का के व्यवहार प्रक्रिया संहिता में वैकल्पिक विवाद समाधान। तो आदेश 10 नियम 1 का। अगला क्वेश्चन है व्यवहार प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निर्णयों टिक्कियों या आदेशों में
में की लेखन या गणित संबंधी भूल या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलती या न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर भी किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी। तो उत्तर है धारा 152। धारा 152 के अंदर अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित में से किस मामले में यह अवधारणा किया गया कि अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गई है, यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है। तो उत्तर है ये है मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राज बहादुर राजा सेठ हीरा लाल। तो अंतर्निहित शक्ति मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राज बहादुर राव राजा सेठ हीरा लाल। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 11 में पूर्व न्याय का सिद्धांत किस सूत्र पर आधारित है। तो उत्तर है इसमें इंटरेस्ट रिपब्लिकेट सिट फिनिस लिटियम कैसा 11 पूर्व न्याय का सिद्धांत 11। तो कौन सी आधार है इंटरेस्ट रिपब्लिकेट सिट फिनिस लिटियम। पहला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता जहाँ सुनवाई की समाप्ति के पश्चात एवं न सुनाने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है वहाँ। तो उत्तर है वाद का उपशमन नहीं होगा, वाद का उपशमन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता निर्णीत ऋणी द्वारा निष्पादन कार्रवाई में यह आपत्ति उठाई कि विचारण न्यायालय को विषय वस्तु पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। तो उत्तर है वह ऐसी आपत्ति नहीं उठा सकता जब तक कि उसने यह आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष न उठाई हो। अगला क्वेश्चन है आदेश 32 नियम 7 व्यवहार प्रक्रिया के अंतर्गत बाद मित्र या बाधार्थ संरक्षक अवयस्क की ओर से। तो उत्तर है दूसरा अर्थात न्यायालय की अनुमति के बिना ना तो अनुबंध कर सकता है और ना बाद में समझौता कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत धन संबंधी डिक्की के निष्पादन में किसी स्त्री की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध किया गया। उत्तर है धारा 56। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1928 मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि अधिपत्य स्वायत्त का अनुसरण करता है। तो उत्तर है नज़ीर मोहम्मद बनाम जे कमला और अन्य। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता का खा गा घा और इंगा सख्त एक पृथकता चा द्वारा अभिप्राप्त डिक्की के अधीन 1000 रुपये के देनदार है का अकेला चा के विरुद्ध 1000 रुपये डिक्की अभिप्राप्त करता है और उस न्यायालय से निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें वह संयुक्त डिक्की निष्पादन की जा रही है। आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत कौन सत्य है। तो उत्तर है चा अपनी संयुक्त डिक्की को प्रति डिक्की के रूप में बरत सकता है। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है। तो उत्तर है आदेश 26 नियम 9 के अधीन आदेश। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 37 के अंतर्गत
डिक्कियों के निष्पादन के संबंध में डिक्की पारित करने वाले न्यायालय के बारे में समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत आता है। पहला, जिस न्यायालय द्वारा डिक्की पारित की गई है। दूसरा, अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित डिक्की की दशा में प्रथम बार का न्यायालय। तीसरा, अपीलीय अधिकारिता में पारित डिक्की की दशा में वह अपीलीय न्यायालय। तो उत्तर ए और दोनों दोनों सत्य हैं, मतलब तीसरा सत्य नहीं है। मतलब जिस न्यायालय द्वारा डिक्की पारित की गई है और अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित डिक्की की दशा में प्रथम बार का न्यायालय। अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निहित हित है। तो उत्तर है दूसरा, अर्थात कब्जा अभी प्राप्त करने से पहले अंतर्हित को मृत्यु हो जाने से विकल्प नहीं होता। अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम का इस शर्त पर की मृत्यु के पश्चात खा 3 मास के भीतर अमुक पट्टा निष्पादन कर देगा। खा को यदि वह ऐसा करने में अपेक्षा करे तो गा को 5,500 रुपये अंतरित करता है। खा के जीवन काल में खा की मृत्यु हो जाती है। तो उत्तर है गा के पक्ष में व्यवयन प्रभावी होगा। व्यवयन। अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के सिद्धांत की नींव यह है कि एक व्यक्ति जो लेख पत्र का लाभ उठा रहा है तो उत्तर है उसे भार भी वहन करना पड़ेगा। भार भी वहन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 बंधक कर्ता की संपत्ति के बंधक मोचन का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। तो उत्तर है बंधक धन देय होने के बाद किसी भी समय। अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम का उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है खा को अनुक्रमशः अपने और पत्नी आश्रित पत्नी की जीवन पर्यंत के लिए उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह से ज्येष्ठ पुत्र की जीवन पर्यंत के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात का के दूसरे पुत्र के लिए न्यास रूप में अंतरित करता है। ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार श्रेष्ठ हित है। उत्तर है प्रभावशाली नहीं होता। अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम जय दयाल फौजदार बनाम बीवी हाजरा मामला संबंधित है। उत्तर है दृश्यमान स्वामी ऑब्स्टेनेबल ओनर। अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम जहाँ कोई बंधक कर्ता संपत्ति की दृश्यता इस शर्त से पर बैठता है कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के सदाए में व्यतिक्रम होते ही विक्रय अत्यांतिक हो जाएगा, वहाँ ऐसा बंधक कहलाता है। तो उत्तर है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक मार्गेज बाय द कंडीशनल सेल्स। अगला क्वेश्चन भारतीय संविदा अधिनियम जीवन बीमा की संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा, भत्यापूर्ति की संविदा, विकरण की संविदा। तो उत्तर एक अर्थात क्षतिपूर्ति की संविदा। मतलब इसको भी जाना दें। अगला क्वेश्चन भारतीय संविदा अधिनियम ऐसा हर करार जो अप्राप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो। तो उत्तर है शून्य है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम जहाँ वचन पालन के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट न हो और न ही आवेदन किया गया है तब वचनबंध का पालन। तो उत्तर है युक्त समय
में करना चाहिए, उपयुक्त समय में करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल टाइम। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है को परिभाषित किया गया। तो उत्तर है धारा 124 संविदा अधिनियम। अगला क्वेश्चन है संविदा अधिनियम अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। पहला, अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार में व्यंजन से। दूसरा, मालिक के दिवालिया निर्णीत किए जाने से। तीसरा, मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसहन से। तो उत्तर है चौथा, अर्थात 1, 2 और 3 सही, मतलब तीनों सही हैं। मतलब अभिकरण द्वारा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार के त्याजन से। दूसरा, मालिक के दिवालिया निर्णीत किए जाने से। तीसरा, मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसहन से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1882 सामान्य प्रस्ताव के मामले में स्वीकृति की संसूचना देना आवश्यक नहीं होता है यदि प्रस्तावक ने अपेक्षा न की हो। ऐसा निर्णय निम्न में से किस मामले में दिया गया? तो उत्तर है चौथा, अर्थात कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक पाल कंपनी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 डाक द्वारा प्रतिग्रहण के मामले में प्रतिग्रहण प्रस्तावक के विरुद्ध किस बिंदु पर पूर्ण हो जाता है? तो उत्तर है जब प्रतिग्रहण पत्र इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर लिया जाता है कि वह प्रतिगृहीत की शक्ति के बाहर हो जाए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 प्रत्याभूत की संविदा के संबंध में सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो उत्तर है तीसरा, अर्थात यह या तो मौखिक या तो लिखित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है विनिर्देश अनुतोष अधिनियम धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं हो जाएगा जब तक कि ऐसे पक्षकार ने ऐसे भंग से पीड़ित करने वाले पक्षकार को खालिस्तान दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस उससे ऐसे समय के भीतर संविदा पालन करने के लिए कहते हुए जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो नहीं देता हो। तो उत्तर है अर्थात 30 दिन। उत्तर है 30 दिन। 41 क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है विनिर्देश धारा 8 का उल्लंघन किया जा सकता है। उत्तर है चौथा, अर्थात जब दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो सकती है। दावाकृत वस्तु की हानि या वस्तु के रूप में प्रतिवादी को यथायोग्य अनुतोष प्रदान नहीं करता हो। जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से सदोषतः अंतरित कराया गया हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त विनिर्देश अनुतोष अधिनियम की धारा 8 की
के लिए आवश्यक नहीं है। तो उत्तर है प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, जो आवश्यक नहीं है मतलब। अगला क्वेश्चन है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 37 के अधीन एक अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। उत्तर है चौतरता बाद के किसी भी प्रक्रम में। अगला क्वेश्चन है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 12(20)(c) के अनुसार सिविल प्रक्रिया में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल की गए किसी बात का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से खालिस्तान अवधि के भीतर किया जाएगा। तो उत्तर है 12 मास। 12 मास से 1 साल भी कह सकते। अगला क्वेश्चन है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन सा नया उपचार जोड़ा गया है। तो उत्तर है प्रतिस्थापित पालन, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा लेक्स नॉन कोजट एंड इम्प्रोसिबिलिया के सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर है धारा 4 सेक्शन 4। अगला क्वेश्चन है परिसीमा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत नवीन समायोजित प्रतिवादी के विरुद्ध कब वाद को संस्थित होना माना जाएगा। तो उत्तर है जिस दिनांक को प्रतिवादी को समायोजित किया गया है, द डेट ऑन द विच ही वाज इम्प्लीडेड। अगला क्वेश्चन है परिसीमा अधिनियम 1963 के इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि जहां वादी परिसीमा की अंतिम तिथि पर प्रतिवादी पर CPC की धारा 80 के अधीन नोटिस तामील करता है और 2 मास अवसान के पूर्व वाद दाखिल करता है, जिसे CPC की धारा 82 के प्रावधानों की दृष्टि में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वादी इस धारा के अधीन उस अवधि को अपवर्जित करने का हकदार है। तो उत्तर है चौथा अर्थात भारत संघ बनाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। भारत संघ बनाम वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबंध के अनुसार। उत्तर है तीसरा अर्थात न्यायालय इस धारा के अर्थ में उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बंद रहे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) के अंतर्गत बेदखली का आधार उस तारीख को उत्पन्न होता है जबकि भाड़े के बकाया के लिए मांग की सूचना भूस्वामी द्वारा किराएदार पर बेहतर रीति में तामील की गई हो एवं अर्थात तीसरा किराएदार ने 2 माह के भीतर वैध रूप से वसूली योग्य भाड़े के संपूर्ण बकाया का ना तो सदाय किया है और ना ही निवृत्त किया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम एक मकान मालिक की दुकान उज्जैन शहर में है, बी इस दुकान को 11 वर्ष से किराएदार है, उसके विरुद्ध न्यायालय ने निष्कासन की डिक्री पारित की
मकान मालिक को उस क्या प्रतिकर देना होगा? तो उत्तर है वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दोगुने के बराबर। वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दोगुने भाड़े के बराबर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़े पर दिए गए स्थान का आवश्यक आपूर्ति जैसे का उपयोग किराएदार द्वारा किया जा रहा था को मकान मालिक द्वारा बंद किया गया है। उक्त आवश्यक आपूर्ति को पुनः प्रारंभ किया जाने हेतु कौन आदेश कर सकेगा? तो उत्तर है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम की धारा 23(3) के अधीन उपधारा निम्न के पक्ष में होती है। उत्तर है भूस्वामी, लैंडलॉर्ड। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 की में परिभाषित अभिधारी में शामिल नहीं है। तो उत्तर है चौथा अर्थात अभिधारी के कुटुंब का सदस्य। अगला क्वेश्चन है मध्य भू राजस्व संहिता किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की काल अवधि है। तो उत्तर है 45 दिन, 45 डेज। अगला क्वेश्चन है मध्य भू राजस्व संहिता ऐसी भूमि या जल जो कि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार का ना हो और उसके द्वारा नियंत्रण या प्रतिबंधित ना हो में किसी ग्राम की रूढ़ियों को उपखंड अधिकारी द्वारा भी निर्धारित निश्चित करते हुए बनाया गया अभिलेख कहलाएगा। उत्तर है वाजिब उल अर्ज। अगला क्वेश्चन है मध्य भू राजस्व संहिता पटवारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों से संबंधित कार्य के निमित्त किसी भवन में या किसी निवास गृह में किसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में किसी संपत्ति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। उत्तर है उसके अधिभोगी, द ऑक्यूपेटर देयरऑफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भाड़े और अर्ज के अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी प्रविष्टि को रद्द या उपांतर कराने के लिए सिविल न्यायालय में बात संस्थित कर सकेगा। उत्तर है अभिलेख के प्रकाशन के 1 वर्ष के अंदर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 कब प्रभावशील हुआ? तो उत्तर है 2/10/1959। 2/10/1959 मतलब 2 अक्टूबर 1959। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 किसके सिद्धांत को निम्न में से किस तक विस्तारित नहीं किया जा सकता? उत्तर है दुर्प्रदर्शन और असम्यक असर, मिसरिप्रेजेंटेशन और अंडर इन्फ्लुएंस। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बाद सवाल दास विरुद्ध बिहार राज्य 1974 4 SSC 1993 संबंधित है। उत्तर है चौथा अर्थात रेस जस्टी नियम से रेस जस्टी या रेड जस्टी से। अगला क्वेश्चन है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 एक आरोपी जिसके खिलाफ धारा 302 और 304 बी भारतीय दंड संहिता के आरोप है, धारा 302 में आरोप मुक्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी अवधारणा तो तरह समाप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामले से संबंधित नहीं है? उत्तर है धारा 23 सेक्शन 23। अगला क्वेश्चन है धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय सुसंगत तथ्य। उत्तर है हस्तलेख की अनन्यता के बारे में व उंगली चिन्हों की अनन्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में प्रयुक्त शब्दों व पदों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर है न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित हैं, तो जो सत्य नहीं है। चलो ठीक है, जो सत्य। अगला क्वेश्चन धारा 13 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्न में से किस मामले में साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य सुसंगत नहीं है? उत्तर है जब साक्षी विदेश में निवास कर रहा है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत खाली वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारित किया गया, तो उत्तर है 5 वर्षीय, यहाँ 5। अगला क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 के निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है राजस्व विषयक। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम दस्तावेज से विपरीत। उत्तर है ये सभी अर्थात मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख, उपसंहाकन, मुद्रित शिला, मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है? उत्तर प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा? तो उत्तर है मौखिक साक्ष्य। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम मृत्यु से पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने वाले की मानसिक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना पत्र के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन। उत्तर है मृत्युकालीन कथन माना जा सकता है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम पिकार्ड एंड सीयर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में निर्धारित सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर है धारा 115 जो 115। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 खा के उप धारा 5 गा के अंतर्गत कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया माना जाएगा, इसमें से कौन सा एक
कथन पूर्ण है तो उत्तर है तीसरा, अर्थात हुआ इसके द्वारा सीधे उत्पादित किए गए हो या मानवीय हस्तक्षेप रहित या मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी उपर्युक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो। अगला भारतीय दंड संहिता 1860। जब एक महिला अपने स्नानघर में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स ने अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली। यह एक्स ने अपराध किया है तो उत्तर है दृश्यरतिका या वॉयरिज्म।